Good morning, students. Today I am going to teach you The Catcher in the Rye, a novel by J.D. Salinger. Published हुई थी ये 1951 में मॉडर्न अमेरिकन पीरियड की एक नावल है और ये बिल्डर्स रोमन नावल कहलाती है ये सेटिंग इसकी न्यूयॉर्क है और पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है उसी के द्वारा बताई गई उसकी कहानी है। अच्छा, बिल्डर्स रोमन, आपने सोचा कि ये क्या बात हुई, ये क्या होता है मैम? तो बिल्डर्स रोमन मतलब होता है कि जब कैरेक्टर की ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ थ्रू आउट द स्टोरी होती है, मतलब पहले वो किसी और तरह का रहता है, उसकी मैच्योरिटी, उसकी मेंटल ग्रोथ उसकी एज के साथ साथ होती है, तो उसको बिल्डर्स रोमन कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक जो कैरेक्टर है वो 17 साल का बच्चा है, 17 साल का लड़का है, यंग लड़का है, और उसकी किस तरह से मैच्योरिटी गेन की उसने, किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है विद द पैसेज ऑफ द स्टोरी। जैसे जो स्टोरी चल रही होती है उसके साथ कैसे कैसे उसके दिमाग जो होता है वो ग्रोथ में आता है, ये दिखा रहे हैं और इसको आपको समझना है। साउथ कैलिफोर्निया की में बात हो रही है और 1951 की बात है। तो होता ऐसा है कि जो लड़का रहता है इसका नाम रहता है होल्डन कॉलफील्ड। और पहले तो आप ये समझे कि ये लोग 4 भाई बहन होते हैं। पहला भाई होता है डीबी कॉलफील्ड, फिर दूसरा भाई होता है एली कॉलफील्ड जो कि मर चुका है और इसका ये फेवरेट भाई था, और जो बड़ा भाई डीबी कॉलफील्ड होता है उससे उसकी बात ज़्यादा बनती नहीं है, वो ज़्यादा बातें उसकी होती नहीं है और पटती नहीं है। और इसकी एक बहन होती है फीबी कॉलफील्ड। अब इसके कुछ दोस्त होते हैं जी, हॉस्टल में रहता है तो इसके कुछ स्कूल में कुछ दोस्त होते हैं, इसके दोस्तों का नाम, और ये कहाँ पढ़ता है, ये पढ़ता है पेंसी प्रेप स्कूल एगस टाउन में। और इसके कुछ दोस्तों के नाम हैं रॉबर्ट एक्ले, वॉट स्टैंडलर, जेन गैल्सर एंड मिस्टर स्पेंसर। दोस्त नहीं होते, टीचर होते, मिस्टर स्पेंसर। अच्छा, अब आगे आप ये सुनेंगे और कि होता क्या है। तो होता यह है कि ये जो होल्डन रहता है, हम इनको होल्डन बोलेंगे, इसका नाम है होल्डन कॉलफील्ड, मगर हम इसे होल्डन बोलेंगे। होल्डन जो होता है वो अपने स्कूल में होता है और उसे स्कूल से निकाला जा रहा होता था। ये 3 बार हो चुका होता था कि उसे अलग अलग स्कूलों से निकाला जा चुका था, लेकिन ये चौथा स्कूल था जिससे उसे फिर से निकाला जा रहा था और वो उदास था कि अब घर वालों को पता चलेगा तो कैसे फेस करूँगा। इसकी ग्रोथ यहाँ पर यह है कि वो अभी अपने फादर मदर से बहुत ज़्यादा घबराता है और नहीं मिलना चाहता, उनको फेस नहीं करना चाहता। और धीरे धीरे आप इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे अपने आप से भागते भागते उसमें मैच्योरिटी आती है और लास्ट में वो अपने मदर फादर को फेस भी करता है और अपनी प्रॉब्लम से उभर भी आता है। तो इसको शुरू करते हैं। तो होता यह है कि ये बैठा सोच रहा होता है कि मेरा जो है यार, मुझे निकाल दिया गया स्कूल से क्योंकि मैं कई सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया हूँ। तो अब ऐसा है, मुझे तो 2-3 दिन में जाना है, तो चलो मैं अपने एक फेवरेट टीचर था मिस्टर स्पेंसर, उनसे मिल आता हूँ, वही बताएंगे कुछ मुझे। जैसे होता है ना, अब हमें जाना तो चलो एक आध टीचर ही है जो मैं थोड़ा प्यार करता है, चलो उससे मिलाते। तो ये मिस्टर स्पेंसर से मिलने जाता है। मिस्टर स्पेंसर एक बहुत ही बूढ़े आदमी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो मिस्टर स्पेंसर होते हैं वो इसको लेक्चर देने लगते हैं कि बेटा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, वैसा कुछ करना है। वो लेक्चर दे रहे होते हैं या कहीं और कुछ सोच रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसा दिखा रहा होता है जैसे कि ये बहुत सुन रहा है, मगर एक्चुअली वो उनको कुछ नहीं सोच रहा होता है, कुछ नहीं सुन रहा होता उनकी बात, बल्कि बोर हो रहा होता है। जैसे अब यंगस्टर्स होते हैं, उनको कोई बूढ़ा आदमी या कोई टीचर उनको बताने लग जाता है येस मैम, येस सर करते, मगर होते ही नहीं है उस जगह पे प्रेजेंट। तो वैसे ही मेंटली वो प्रेजेंट नहीं होता, बोर हो रहा होता है। फिर ये लौट आता है, अपने बारे में सोचता है यार अब तो पेरेंट्स को फेस करूँगा तो बड़ा बुरा हो जाएगा, कैसे फेस करूँगा अपने पेरेंट्स को। फिर ये घर आता है, घर क्या मतलब कॉलेज में ही आता है और आके बैठ के पढ़ने लगता है। तो इसका एक फ्रेंड क्या रहता है, रूममेट रहता है ऑकले। वो एक बड़ा बिटर जैसा लड़का रहता है, उसके चेहरे पे पूरे दाने रहते हैं, एक्ने रहता है। वो आके इसको डिस्टर्ब करने देता है और उसको पढ़ने नहीं देता है। इसी की वजह से शायद ये पढ़ भी नहीं पाता ज़्यादा, इसका मन यूँ ही पढ़ाई में नहीं लगता, ऊपर से ये बोर करने आ जाता है। फिर ये जा कर के अपने दूसरे दोस्त के पास, जिसका नाम रहता है स्लेंडर, नहीं इसका नाम रहता है स्टैंडलर, हाँ स्टैंडलेटर।
वार्ड नाम समझ लीजिए आप। तो वो उसके पास जाता है। वार्ड स्टैंडलर एक बहुत अच्छा सा हैंडसम सा लड़का रहता है, 17-18 साल का। वो रेडी हो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, क्योंकि उसको जेन गैस्कर के साथ मिलने जाना होता है डेट पे। तो जेन गैस्कर को ये हमारा जो होल्डन है, होल्डन भी पसंद करता है, लेकिन इसको अच्छा सा तो नहीं लग रहा होता है कि इसके साथ घूमने जा रहा है, मगर क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंस होता नहीं है तो वो चुप रहता है। तो ये जो वार्ड स्टैंडलर रहता है, ये कहता है कि तो ऐसा करो, मेरे लिए एक कुछ इंग्लिश की कॉम्पोजिशन लाइन लिख दो। स्टैंड लेटर नाम है इसका, स्टैंड लेटर। तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ इंग्लिश की लाइंस लिख दो, कॉम्पोजिशन लिख दो, और फिर मैं आके तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ डेट पे क्या क्या हो, मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या किया मतलब। तो वो कहता है ठीक है। तो वो लिख देता है कुछ लाइंस जो कि उसने अपने डीबी कॉलफील्ड अपने भाई के लिए लिखी थी, नहीं उसने जो अपने भाई एली कॉलफील्ड के लिए लिखी थी। फिर क्या होता है, वो जब चला जाता है डेट पे, ये खींच तो रहा ही होता है, थोड़ा सा इरिटेटेड सा रहता है, फिर ये अपना अकेला रहता है, इधर उधर सोच रहा होता है। फिर क्या होता है, उसका वो फ्रेंड जो है लौट के आता है। तो लौट के आता है तो कहता है और क्या हुआ, तो कहता है सुनो, जो तुमने कॉम्पोजिशन लिखी थी बहुत ही अच्छी नहीं थी, बिल्कुल बेकार थी, उस मूड ख़राब कर दिया उस कॉम्पोजिशन ने। तो इसको गुस्सा आ जाता है, ये ऐसे ही इरिटेटेड रहता है, ये इसको एक घूसा मार देता है। तो जब ये मार देता है तो फिर भाई स्टैंड लीडर जो वार्ड रहता है वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, वार्ड इनको मारता है, फिर इतनी ज़ोर से मारता है कि इनके नाक से खून निकल आता है। फिर ये कहता है चलो यार अब मैं भग जाता हूँ, अब मैं चाहता हूँ अपने न्यूयॉर्क की तरफ निकलता हूँ। ये चला जाता है न्यूयॉर्क की तरफ, अपने घर की तरफ लौटता। घर नहीं जाता एक्चुअली, कहीं और जाता है, और कहता है मैं घर नहीं पहुँचूंगा, इधर उधर घूमता फिरूंगा। गाड़ी में जाता है, गाड़ी में एक लेडी मिलती है। अब इसका ये रहता है कि मुझे कोई कंपेनियन, कोई दोस्त, कोई लड़की मिले। तो गाड़ी में जाता है, एक लड़की मिलती है, उससे इधर उधर की बातें करता है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता। फिर ये ड्राइवर के साथ जाता है, तो ड्राइवर से उठपटांग सवाल पूछता है, ड्राइवर को दिखा के झील, सेंट्रल पार्क की झील दिखा, कहता है जब ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो ये बत्तखों का क्या होता है। तो वो भी इरिटेट हो जाता है। खैर ये छोड़ के फिर अपने एक न्यूयॉर्क में चला जाता है। वहाँ पे ये बहुत सारी लड़कियों को देखता है जो कि थोड़ा ग्लैमरस टाइप की रहती हैं। ये ढूंढ रहा होता है कि कोई मुझे दोस्ती मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए। फिर क्या होता है, इसको 3 बार में जाता है, वहाँ 3 लड़कियाँ मिलती हैं, 3 औरतें मिलती हैं। उनसे खूब बात करने की कोशिश करता है, मगर वो इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं देती, और इरिटेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। फिर ये जब घर लौट रहा होता है तो मॉरिसन नाम का एक रहता है लिफ्ट मैन। तो लिफ्ट मैन उससे पूछता है क्या बात है, तो कहता है मुझे कंपनी के लिए लड़की कोई चाहिए। तो कहता है मुझे $5 दो तो मैं कोई लड़की का अरेंजमेंट करवा देता हूँ तुम्हारे लिए। तो कहता है अच्छा ठीक है, उसे दे देता है $5। तो फिर वो ना इनको एक लड़की से मिलवाता है, इनके कमरे में एक लड़की भेजता है, इसका नाम रहता है सनी। तो जब ये सनी आती है तो ये नर्वस हो जाता है, ये यूँ तो चाह रहा होता है कि कोई लड़की मिले मुझे कंपेनियन, मगर सनी का हाव भाव उसे देख के अच्छा नहीं लगता। तो ये सनी को अवॉइड करता है, कहता है तुम जाओ। तो सनी कहती है ठीक है मेरे $10 दे दो मैं जाऊँ। तो कहता है $10 का है कि मैं तो $5 पे बात की थी। तो कहती है नहीं $5 नहीं $10। वो जाके मॉरिसन जो उसका लिफ्टमैन रहता है उससे कुछ बोलती है, तो मॉरिसन आके इनको मारता है और इनसे $10 खींच के ले जाता है, लेके छीन के। अब क्या होता है, ये अपनी सिस्टर से मिलता है और अपनी सिस्टर को एक म्यूज़ियम के बाहर बुलाता है। और जब ये म्यूज़ियम के बाहर आती है तो उससे मिलता है, फिर उसको घुमाता है, फिर आता है थोड़ा सा, क्योंकि अपनी सिस्टर से बहुत अटैच है, बहुत प्यार करता है। तो फिर इसकी सिस्टर जो है कहती है कि आप कब मिलो। कहता है कि मैं तुमसे मिलना तो चाहता हूँ, मगर मम्मी पापा घर पे हैं इसलिए नहीं मिल पाता हूँ। तो वो समझ तो जाती है। फिर दोबारा ये एक लड़की रहती है, इसका नाम रहता है सैली। ये सैली एक नाम की लड़की इसकी जान पहचान की रहती है, उससे कुछ बातें करता है, उससे डेट को ले जाने की बात करता है। फिर क्या होता है, ये फिर अपनी सिस्टर को मिलता है, उसको चिड़ियाघर ले जाता है, इसको ज़ू लेके जाता है, उसको वहाँ घुमाता है फिराता है और उसको उस पर घुमाता है, क्या कहते हैं, जानवर मुँह पे सैर कराता है। फिर क्या होता है, ये सैली से मिलता है और सैली को किसी बात पर कहता है तुम मेरे साथ भाग चलो। सैली कहती चुप रहो, तो उसको इंसल्ट कर देता है। तो सैली रो रही होती है, रोता ही हुआ सैली को छोड़ के चला आता है। फिर आकर अपनी सिस्टर से मिलता है, तो सिस्टर से कहता है कि अब मैं किसी नाम लेता है जगह का, कहता है मैं कुछ दिनों बाद वहाँ उस जगह पे जाके रहूँगा, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो सिस्टर समझ जाती है कि इसको स्कूल से निकाल दिया गया। तो कहती है तुम्हें फिर से स्कूल से निकाल दिया गया ना। तो कहता है कि तो कहती है कि तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में, तुम्हें कुछ सोचा है। तो कहता है कुछ नहीं। फिर वो कहती है तुमने क्या करना है लाइफ में। तो कहता है मैं एक कैचर इन द राय बनूंगा। कैचर इन द राय क्या होता है, कैचर इन द राय वो जो छोटे बच्चों को बचाता है,
उनकी इनोसेंस को ख़त्म होने से। तो वो ये बताना चाहता है कि मैं छोटे बच्चों का सेवियर बनूंगा, उनको बचाऊंगा, उनको किसी मुश्किल जगह से, मुश्किल गड्ढे में गिरने से, खाई में गिरने से बचाऊंगा। मैं छोटे बच्चों को केयर करने के लिए उनको कैचर इन द राय बनूंगा। तो वो कहता है ये कौन सी जॉब है? कहता है यही सबसे अच्छी जॉब है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली ये जेडी सैलिंजर जो है, इन्होंने ये बुक जो लिखी थी वो अडल्ट के लिए लिखी थी, ताकि जो अडल्ट हैं वो उसको पढ़ें और वैसे लोग बने जो कैचर इन द राय हैं, मतलब इनोसेंट बच्चों को गहरी खाई में, अपने आत्मा की, अपनी अंदर की कन्फ्यूजन्स की गहरी खाई में खोने से बचाएं, जो कि उनको इनोसेंस खोने से बचाएं। जैसे हम बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं मगर बहुत बड़े बड़े हरकतें करने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनकी इनोसेंस ख़त्म हो जाती है। तो वो ऐसे बने कि जो उनकी इनोसेंस खोने से बचाए। तो वो कहता है कि जेडी सैलिंजर इस तरह से प्रमोट कर रहा है कि आप अपने बच्चों को इनोसेंस खोने से बचाएं। तो फिर क्या होता है, आगे बढ़ता है। उसके बाद जो है ये सोचता है कि अब मैं चला जाऊंगा। तो अपने एक सर रहते हैं, उनके पास जाता है, उनसे कहता है चलो, मैं दूसरे सर रहता है, ये कहता है मैं चलो इनसे मिलता हूँ। तो वो उनसे मिलने जाता है। तो वो सर जो रहते हैं, ये वही बातें करते करते लेट जाता है। तो ये जो सर रहते हैं ना, वो उनसे जब इसकी नींद खुलती है तो देखते हैं कि सर सहला रहे होते हैं, बालों को सहला रहे। तो ये अजीब सा फील करता है कि फादर फिगर की तरह रहते हैं। फिर भाग आता है, चला आता है। फिर क्या होता है, अपनी सिस्टर से फिर से मिलता है। तो इसकी सिस्टर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहता है मैं तो वहीं जा रहा हूँ जहाँ रहने जा रहा था। कहती है मुझे भी ले चलो। तो कहता है ऐसा सोचने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। तो कहती है अच्छा। कहता है चलो मैं तुम्हारी सवारी करा, उसको घुमाता है, उसको झूले झुलवाता है, नहने जो भी वो करना चाहती है वो सब करता है उसको। वो फिर इसके बाद क्या होता है कि जब वो झूले वूले झूल लेती है तो फिर उसके बाद जो है वो फिर से अपने घर जाता है। और ये कहती है कि मैं मम्मी पापा नहीं, कहता नहीं मैं फिर वो लास्ट में डिसाइड करते कि वो फेस करेगा और मम्मी पापा से मिलेगा। और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। वो कन्फ्यूजन्स में पहले रहता है, लेकिन फिर वो क्लियर आउट होता है कि नहीं, आई हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स। तो फिर वो मिलता है अपने मम्मी पापा से और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कैचर इन द राय एक तरह से बिल्डन स्ट्रॉन्ग रोमन कहानी थी कि आपने देखा कि शुरुआत से वो इमेच्योरिटी, पता नहीं किस चीज़ के लिए भाग रहा होता है, लास्ट में वो डिसाइड करता है कि नहीं, मेरी सिस्टर का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा है और मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। एक बार तो ऐसा भी होता है कि जब वो लड़ाई करके सैली से आता है तो वो सेंट्रल क्या कहते हैं, सेंट्रल पे आकर के झांकता है और देखता है, बत्तखों को देखता है तो कहता है कि मैं डूब के मर जाऊँ क्या? फिर कहता है नहीं, अगर मैं मरूंगा तो मेरी बहन फीबी को बहुत बुरा लगेगा। तो वो नहीं मरता। तो एक तरह से वो अपने आप को लास्ट में पाता है, अपनी इनोसेंस को पाता है और अपने पेरेंट्स को फेस करता है और अपनी कन्फ्यूजन्स को एक्सेप्ट करता है। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। तो इस पर एक बार इसको रीड करें, चैप्टर वाइज समरी पढ़ें तो आपको और क्लियर समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।